आज की चर्चा अंग्रेजी साहित्य के महान पोएट जॉन ड्रायडन के मैकफ्लकनो की है। ड्रायडन की मैकफ्लकनो एक समकालीन कवि एवं नाटककार थॉमस सैडवेल पर किया गया व्यक्तिगत व्यंग है। इसमें ड्रायडन ने मैक को सैडवेल के पिता के रूप में प्रस्तुत किया है। वास्तव में रिचर्ड फ्लेक्नो एक आयरिश कवि था। वह एक रोमन कैथोलिक पादरी भी था। उसकी पहली कविता 1626 में प्रकाशित हुई थी। 1678 के आसपास उसकी मृत्यु हुई थी। उसने अनेक कविताएं, नाटक तथा गद्य रचनाएं लिखी थी। उसने 5 नाटक लिखे थे, जिनमें से केवल एक का मंचन हुआ था। नीरसता के कारण वह बुरी तरह असफल हुआ। उसके बाद में मैक का नाम नीरसता का पर्याय बन गया। ड्रायडन के मन में मैक के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। इस नाम का प्रयोग उसने केवल सैडवेल की नीरसता को उजागर करने के लिए किया है। इस व्यंग्यात्मक कविता का प्रारंभ इस सार्वभौमिक सत्य के साथ होता है कि सभी सांसारिक भौतिक वस्तुएं अस्थायी अस्तित्व से ग्रसित हैं। एक ना एक दिन, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सस्ती हो या महंगी, समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि नश्वरता सभी सांसारिक भौतिक वस्तुओं का अंतिम सत्य है। जो पैदा हुआ है मरेगा, जो कुछ उत्पन्न किया गया है उसका विनाश होगा। मानो कुछ भी नहीं है। ये तो भाग्य की सर्वोच्च सत्ता है जो सभी मनुष्यों के भाग्य का निर्धारण करती है। वह उनके जीवन पर शासन करती है। शक्तिशाली से शक्तिशाली राजा महाराजा भी इसके आगे नतमस्तक हैं, क्योंकि उनकी भौतिक शक्ति भाग्य की अलौकिक शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। इस संदर्भ में कवि रोम के इतिहास का उल्लेख करता है कि किस प्रकार नौजवान ऑगस्टस सीजर राजगद्दी पा गया जब उसके चाचा जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई। ऑगस्टस सीजर ने रोम पर दीर्घ एवं निर्विवाद शासन किया। इसी प्रकार कविता एवं गद्य में मूर्खता का सम्राट निर्विवाद रूप से मैकफ्लैक्नो है। वह भी पूर्ण सत्ता प्राप्त है, क्योंकि मूर्खता में कोई भी उसे चुनौती देने का साहस नहीं कर सकता। ड्रायडन कल्पना करता है कि एक लंबे समय तक सफलतापूर्वक मूर्खों के राज्य में शासन करके मैकफ्लैक्नो बूढ़ा एवं अनेक बच्चों का पिता हो गया है। बूढ़ा होने के कारण मूर्खों के राजा के रूप में कार्य करते हुए वह ऊब महसूस करता है। वह गंभीरता पूर्वक विचार करता है कि इस राज्य को अपने उत्तराधिकारी के हवाले कर दिया जाए। मूर्खों के राज्य में शासन करने हेतु उसका कौन सा बेटा सर्वाधिक उपयुक्त है, इसका निर्धारण करने के लिए वह एक एक करके अपने सभी बेटों के गुण एवं उपयुक्तता पर विचार करता है। किंतु चुने हुए व्यक्ति को बुद्धिमानी के विरुद्ध अंतहीन युद्ध लड़ना होगा। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि उसके सभी बेटों में सैडवेल ही इस कार्य हेतु सर्वाधिक योग्य है, क्योंकि वह उतना ही नीरस है जितना कि स्वयं मैकफ्लैक्नो है। इसके अतिरिक्त सैडवेल तो बचपन से ही नीरस है, अतः उसके बुद्धिमान होने की कोई संभावना नहीं है। यही वह गुण है जिसमें उसके अन्य बेटे कमजोर पड़ जाते हैं। अतः वह सैडवेल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। ड्रायडन इस तथ्य से इनकार नहीं करता कि सभी मनुष्यों में बुद्धि का कुछ न कुछ अंश जरूर होता है। कुछ लोगों में बुद्धि एक चमक की तरह काफी दीर्घ अंतराल के बाद आती है, किंतु सैडवेल तो ऐसा महामूर्ख है जिसके दिमाग में बुद्धि की एक किरण भी नहीं आनी। वह तो स्थायी रूप से अज्ञान, भ्रांति और मूर्खता में खोया रहता है। कवि सैडवेल के भारी भरकम शरीर पर व्यंग करता है, जो निराशा एवं बुद्धिहीनता से ग्रसित है। विचारहीनता में तो वह ओक के पेड़ के समान ऊंचा है, जिसकी छाया भी ठीक प्रकार से नीचे नहीं आती। इसकी गंभीर उच्च प्रभुता निष्क्रिय है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक ऊंचा होने के कारण यह मनुष्यों के लिए व्यर्थ सिद्ध होता है। कवि आरोप लगाता है कि मैकफ्लैक्नो थॉमस हैवुड तथा जेम्स शिरले का वंशज है। साहित्य के लिए उसका योगदान गुण के स्थान पर संख्या पर आधारित है। व्यर्थ रचनाओं का सृजन करने में मैक ने इन दोनों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब मैक दावा करता है कि सैडवेल ने संसार भर के राष्ट्रों को शिक्षा देने के लिए ट्रू विजडम नामक पुस्तक की रचना की। सैडवेल नॉर्विच कस्बे में बना हुआ सूट पहनता था। इस पुस्तक के लिए कवि ने प्राकृतन लिखा था। कवि भी इसी प्रकार का सूट पहनता था। मैक अपना महत्व सिद्ध करने के लिए बताता है कि उसने पुर्तगाल के राजा जॉन के दरबार में अपने वाद्य यंत्र पर संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। उसके संगीत के यह महत्व प्रदान किया गया था कि राजसी कार्यक्रम उसी के संगीत से प्रारंभ हुआ था। यह उत्सव टेम्स नदी के किनारे हुआ था। साजिंदे एक बड़ी नाव में बैठे हुए थे। उनके पतवार संगीत की गति के अनुसार चल रहे थे। मैक संगीतज्ञों के एक समूह का संचालन कर रहा था। यहाँ पर वह सैडवेल के नाटकों एप्सम वेल्स तथा दी वर्चुसों का उल्लेख करता है।
दी वर्चुसो में सर सैमुअल हार्टी को एक कंबल पर उछाला जाता है। मैक दावा करता है कि डॉल्फिन को आकर्षित करने वाला ग्रीक संगीतकार सैडवेल के समान महान नहीं था, क्योंकि सैडवेल का संगीत दी स्ट्रैंड से लॉर्ड एस्टन के महल तक लंदन की गलियों में गूंज रहा है। एरियन तथा एवं सैडवेल में यह अंतर है कि एरियन के संगीत ने बड़ी बड़ी डॉल्फिन आकर्षित की थी, जबकि सैडवेल के संगीत ने छोटी मछलियां आकर्षित की हैं, जिन्हें उसकी नाव के समीप उछलते कूदते देखा जा सकता है। जब एक कागज़ हाथ में लेकर सैडवेल साजिंदों का संचालन करता है तो वह एक महान राजा की तरह दिखाई देता है। उसके पांव की थिरकन प्रसिद्ध फ्रांसीसी नृतक सेंट एंड्रे को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि सैडवेल अपने प्रसिद्ध ओपेरा फाइज के मधुर संगीत पर थिरक रहा होता है। वास्तविकता यह है कि यह ओपेरा प्रभावशाली कविता के अभाव में असफल हो गया था। इसमें संरचना एवं विचारों का ऐसा आधिक्य था कि प्रभाव नष्ट हो गया था। लेकिन मैक दावा करता है कि सैडवेल का संगीत इतना अधिक प्रभावशाली था कि प्रसिद्ध संगीतकार जॉन सिंगलटोन को उससे ईर्ष्या हो गई थी। सिंगलटोन ने कसम खाई थी कि वह डेवनेंट की ओपेरा द सीज ऑफ रोड्स के लिए मिलने वाली किसी प्रशंसा को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करेगा जैसे कि इस ओपेरा का केंद्रीय पात्र विलेरियस इस ओपेरा में दोबारा काम करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर कवि मैक की भावनात्मकता को उजागर करता है। वह बताता है कि यह कहने के पश्चात बूढ़ा राजा मैक प्रसन्नता की अधिकता में रोने लगा। यह प्रसन्नता उसे अपने पुत्र की मूर्खता एवं नीरसता देखकर हो रही थी, क्योंकि इस क्षेत्र में सैडवेल का भविष्य उज्जवल था। सभी तर्क सिद्ध कर रहे थे कि मूर्खता एवं नीरसता में सैडवेल के समान कोई नहीं था। उसके नाटकों ने सिद्ध कर दिया था कि वह लंदन का सबसे अधिक नीरस व्यक्ति था। मैक एक सनसनी से भरी हुई अफवाह का उल्लेख करता है, जिसे पॉपिस प्लॉट का नाम दिया गया। इसने पूरे लंदन को भयभीत कर दिया था। ऑड्स टाइटस नाम के अंग्रेज षड्यंत्रकारी ने, जो एक रोमन कैथोलिक था, इसकी खतरनाक योजना बनाई थी, जिसके द्वारा 1678 में वह प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों का सामूहिक संहार, लंदन का अग्निकांड तथा राजा की हत्या करना चाहता था। वह असफल हुआ, किंतु उसे 1685 में ही गिरफ्तार किया जा सका। बाद में 1689 में उसे क्षमा कर दिया गया। यह एक ऐसा षड्यंत्र था जिसने लंदन के लोगों को काफी पहले चौकन्ना कर दिया था। बहुत पहले यहाँ पर अर्थहीन रचनाओं का ढेर लगा था। इनमें वैश्यालयों से लिए गए कथानक प्रस्तुत किए गए थे। सभी दृश्य पापाचार से भरे हुए थे, जो भ्रष्ट आनंद प्रदान करते थे। इनमें उल्लेख किया गया था कि किस प्रकार संभ्रांत महिलाएं, जो रात्रि में व्यभिचारिणी हो जाती थीं, एवं ऐसी बूढ़ी महिलाएं थीं जो युवा वैश्याओं की देखभाल करती थीं, वह उनके लिए ग्राहक तलाश करती। इस प्रकार के कथानक सैडवेल के नाटकों में भरे पड़े हैं। ड्राइडन संकेत करता है कि उस स्थान के निकट युवा अभिनेताओं के प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय है, जहां पर युवक एवं युवतियां नायक एवं रानियों के रूप में अभिनय करना सीखते हैं। युवा परिपक्व कलाकार सीखते हैं कि हर्ष एवं विषाद के भाव किस प्रकार व्यक्त किए जाएं। अपनी बारीक आवाज में वे इसका अभ्यास करते हैं। अभिनय करना उन दिनों समाज में सम्मानजनक नहीं माना जाता था, अतः अधिकतर कलाकार वैश्याओं के परिवार से आते थे, अथवा छोटी लड़कियों को वैश्याओं के रूप में अभिनय करना सिखाया जाता था। छोटे लड़कों को सिखाया जाता था कि वे देवताओं की तरह प्रभावशाली संवाद किस प्रकार बोलें, तथा ड्राइडन के नाटक टायरेनिक लव के पात्र मैक्सिमियंस की तरह किस प्रकार अभिनय करें। वह जॉन फ्लैचर का उल्लेख करता है, जो रानी एलिजाबेथ के समय का एक प्रसिद्ध नाटककार था। त्रासदी के सफल अभिनय के लिए उसके पात्र बहुत प्रसिद्ध थे। बेन जॉनसन के हास्य नाटक एवं उसके सिम्किन जैसे कलाकार बहुत लोकप्रिय थे। लंदन के निकट बस्तियों में रहने वाले लोग उन नाटकों को पसंद करते थे जिनमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते थे। पेंटन एक उपेक्षित नाटककार था, जो शब्दों के साथ झगड़ा करता प्रतीत होता था। उदासी के लिए क्षेत्र में मैक की ऊंची प्रसिद्धि थी। उसे आशा थी कि इस क्षेत्र में सैडवेल अपार सफलता प्राप्त करेगा। डेकर एक प्रसिद्ध नाटककार था, जो रानी एलिजाबेथ के युग का था। उसने घोषणा की थी कि अर्थहीन रचनाओं का ढेर बनाने में सदैव ऊपर रहेगा। वह तो अक्ल के पीछे डंडा लेकर घूमेगा। उसी के अनुसार सैडवेल ने ओपेरा फाइज की रचना की, जो निराशा फैलाती है। इसी प्रकार के उसने अन्य नाटक द माइजर, द ह्यूमरिस्ट, द हिपोक्रेट की रचना की, जिनमें रेमंड तथा ब्रूस जैसे कलाकार
अपने जैसे अन्य कलाकारों के साथ मिलकर ये उदासी फैलाते हैं। यहाँ पर ड्राइडन दावा करता है कि शैडवेल की सभी रचनाएं नीरस हैं। यह निश्चित ही गलत एवं अन्यायपूर्ण है। शैडवेल की नीरस पुस्तकों पर कवि टिप्पणी करता है कि इन पुस्तकों ने शैडवेल को पूरे लंदन में उसकी नीरस पुस्तकों के लिए बदनाम कर दिया। अन्य देशों के लोगों को भी इस विषय में पता चल गया। अब सभी स्थानों पर यह चर्चा होने लगी है कि शैडवेल की पुस्तकें कितनी नीरस। जब मैक ने शैडवेल को अपना उत्तराधिकारी बनाकर उसका राजतिलक करने का निर्णय किया तो उसका जुलूस एक शाही तरीके से आगे बढ़ा, किंतु जुलूस के स्वागत के लिए कोई महंगे कालीन नहीं बिछाए गए, बल्कि उनके स्थान पर उपेक्षित लेखकों की नीरस पुस्तकों के पन्ने बिछाए गए। पूरा रास्ता हैवुड, शिरले, ऑगलबाय तथा शैडवेल की नीरस पुस्तकों से भर गया। जिन प्रकाशकों को उनके लेखकों ने धोखा दिया था वे अपना आक्रोश प्रकट करने को शैडवेल के प्रमुख प्रकाशक हैरिंगमैन की अगुवाई में वहां उपस्थित थे। एक शाही अंदाज में मैक एक ऊंचे चबूतरे पर उपस्थित हुआ जो शैडवेल की नीरस पुस्तकों से बनाया गया था। उस समय मैक रोम के संस्थापक एनिस की तरह प्रतीत हो रहा था तथा उसके सीधे हाथ की तरफ उपस्थित शैडवेल एनिस के पुत्र एसिनियस की तरह लग रहा था। उसका भ्रमित चेहरा आभाहीन था तथा नीरसता से भरा हुआ था। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कवि ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करता है। बचपन में हनीबेल को उसके पिता ने जीवन पर्यंत रोम से घृणा करने की शपथ दिलाई थी। इसी प्रकार शैडवेल ने शपथ ली थी कि वह जीवन भर नीरसता का शासन बनाए रखेगा। जब वह नीरसता के राजा के रूप में अपने पिता का उत्तराधिकारी बन गया, उसने घोषणा की कि बुद्धिमानी के साथ वह स्थायी क्या अस्थायी रूप से भी समझौता नहीं करेगा। अतः जीवन भर वह अपनी अर्थहीन पुस्तकों से नीरसता फैलाता रहा। मैक केवल राजा ही नहीं वरन व्यवसाय से एक पादरी भी था। अतः अपने बाएं हाथ में ग्लोब लेने के स्थान पर उसने शराब का एक बड़ा गिलास लिया। वह शराब का तो आदी था ही, अफीम भी लिया करता था। शैडवेल भी अफीम खाने के कारण मरा था। मैक ने रोम की स्थापना के विषय में बताया कि रोम की पौराणिक गाथाओं के अनुसार रोमुलस रोम का संस्थापक शासक था। वह तथा उसका जुड़वा भाई रेमस युद्ध के देवता मार्स के पुत्र थे। दोनों भाइयों में रोम की स्थापना के स्थान को लेकर मतभेद था। रोमुलस इसे पैलेटाइन नदी के किनारे चाहता था, जबकि रेमस इसे एवेंटाइन पर चाहता था। दोनों भाइयों के द्वारा देखे गए उड़ते हुए पक्षियों की संख्या के आधार पर इस समस्या का हल संभव हुआ तथा रेमस पराजित हुआ। रोम को टाइबर नदी के तट पर स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार पक्षियों की संख्या ने राज्य के स्थान का निर्धारण किया। कवि कल्पना को यथार्थ की भांति प्रस्तुत करता है। वह दृश्य का सजीव वर्णन करता है कि किस प्रकार मैक ने अपना सिर हिलाकर अपने बालों को लहराया। उसका चेहरा चिंता एवं सब कुछ भूल जाने के कारण पसीने से तर था। शैडवेल उससे कुछ दूरी पर ही खड़ा था। उसने मैक की उदासी उस तरफ पहुंच गई थी। उसका मन कविता लिखने की प्रेरणा से वंचित था। नीरसता के कारण वह किसी पैगंबर की तरह गंभीर दिखाई दे रहा था। मैक ने ईश्वर से प्रार्थना की कि शैडवेल असभ्य देशों पर शासन करे, जहाँ के लोग उसकी नीरसता एवं मूर्खता को उसके श्रेष्ठ गुण के रूप में देखेंगे। उसका शासन समय एवं क्षेत्र में अंतहीन होगा, क्योंकि उन असभ्यों में से कोई भी उसे चेतावनी देने का साहस न करेगा। उसने आशा की कि उसके लिखे हुए नाटक लवर्स किंगडम से बेहतर नाटकों की रचना शैडवेल करेगा। यह कहकर वह एक क्षण के लिए खामोश हो गया तथा श्रोताओं ने उसकी बात की पुष्टि की। तब उसने यह कहकर अपनी बात पुनः जारी की कि शैडवेल अपने आप को एक योग्य पुत्र सिद्ध करेगा। इसके लिए वह मूर्खता एवं अज्ञान में अपने पिता मैक से भी आगे निकल जाएगा। वह व्यर्थ मेहनत को बढ़ावा देगा तथा पुस्तक लेखन का कार्य अत्यंत धीमी गति से करेगा। वह वर्चुसो जैसे नाटक की रचना 5 वर्ष में करेगा। सर जॉर्ज एथरेज के पात्र मंच पर हास्यपूर्ण क्रियाएं करके दर्शकों का मनोरंजन करेंगे तथा नाटककार की निपुणता सबके सम्मुख उजागर करेंगे। मैक ने आशा की कि शैडवेल के पात्र मंच पर अपने नाटककार की मूर्खता उजागर करेंगे। उनकी नीरसता अन्य लेखकों के लिए आदर्श का कार्य करेगी तथा उन्हें इसे उजागर करने के लिए बनावटी साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे स्वभाव से मूर्ख हैं। उनका बनावटी व्यवहार देखकर कोई भी उनका स्रोत समाज में तलाश करने का साहस नहीं करेगा। इसके विपरीत सभी उनकी मौलिकता की प्रशंसा करेंगे। सभी मान जाएंगे उन्हें शैडवेल ने अपने दिमाग से उत्पन्न किया है। केवल पूर्ण रूप से मूर्ख व्यक्ति ही बिना किसी उद्देश्य के इस प्रकार का कार्य कर सकता है। केवल सैडली के पात्र इन पात्रों से भिन्न दिखाई देते हैं।
क्योंकि शैडवेल ने शैडली के नाटकों से बहुत अधिक नकल मारी है। अनेक नाटक एप्सम वेल्स के गद्य का स्तर ऊंचा उठाने के लिए उसने शैडली की बुद्धि की नकल की थी। मैक शैडवेल से कहता है कि नीरसता के लिए उसे किसी अन्य लेखक से मार्गदर्शन लेने की क्या आवश्यकता है, जबकि वह स्वयं संसार भर में नीरसता का सबसे बड़ा खजाना है। शैडवेल ने अपनी पुस्तकें न्यूकैसल के ड्यूक तथा अन्य शाही लोगों को समर्पित की थी, जिसकी लिए उसने सर फॉर्मल की शैली का प्रयोग किया था। वह शैडवेल को उन झूठे मित्रों के विरुद्ध चेतावनी देता है जो शैडवेल का नाम बेन जॉनसन से जोड़ते हैं। मैक के अनुसार यदि शैडवेल को मार्गदर्शन चाहिए तो उसे उसके अथवा ओगलबाई के पास जाना चाहिए। तभी मैक ने शैडवेल को याद दिलाया कि उसे बेन जॉनसन के विषय में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेन जॉनसन से उसका कोई संबंध नहीं है। उसे तो केवल अपने पिता अर्थात मैक एवं चाचा ओगलबाई के बनाए गए रास्ते पर चलना चाहिए। उसकी योग्यता बेन जॉनसन की योग्यता से सर्वथा भिन्न है। विचार एवं कला दोनों ही क्षेत्र में उनकी दिशा अलग है। बेन जॉनसन का बुद्धि चातुर्य एवं उत्कर्ष ज्ञान सुखांत नाटकों पर कलंक नहीं है। उसके व्यंग प्रभावशाली हैं एवं श्रेष्ठ लोगों को समर्पित किए गए हैं। बेन जॉनसन के सभी नाटक सफल हुए हैं, जबकि शैडवेल की नृत्य नाटिका फाइजर बुरी तरह असफल हुई है। उस नृत्य नाटिका में नायक अत्यंत हास्यास्पद तरीके से नायिका के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करता है। फ्लेचर तथा सर जॉर्ज एथरेज जैसे महान लेखकों के नाटकों से चुराई गई सामग्री इस नृत्य नाटिका में स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु मूल नाटकों में जो दृश्य हास्य उत्पन्न करते शैडवेल के द्वारा नकल करके अपनी नाटिका में प्रस्तुत करने पर फूहड़ दिखाई देते हैं। मैक ने शैडवेल को चेतावनी दी कि इस प्रकार की साहित्यिक चोरी लोगों की दृष्टि से छिप नहीं पाती। लोग ये भी जान जाते हैं कि दृश्य कहाँ से चुराया गया है। शैडवेल के नाटकों की असफलता का यही कारण है। इसके अतिरिक्त शैडवेल प्रत्येक नाटक के लिए अलग ह्यूमर का प्रयोग करता है, जबकि जॉनसन ने अपने सभी नाटकों में केवल 4 ह्यूमर गर्म, ठंडी, शुष्क एवं नम का ही प्रयोग किया है। नई ह्यूमर का प्रयोग करके शैडवेल ने अपने नाटकों को अत्यधिक नीरस बना दिया। निसंदेह शैडवेल के द्वारा अपने नाटकों में नई ह्यूमर का प्रयोग एवं महान लेखकों की रचनाओं से की गई चोरी ने उसके नाटकों को बहुत अधिक नीरस बना दिया है। देखने में तो शैडवेल बेन जॉनसन की तरह भारी भरकम शरीर वाला था, किंतु यदि उसकी बुद्धि की तुलना की जाए तो शैडवेल की बुद्धि का खोखलापन उजागर हो जाता है। मैं एक दावा करता है कि शैडवेल के नाटक बेन जॉनसन के नाटकों से बिल्कुल अलग हैं तथा मैक की शैली का अनुसरण करते हैं। बेन जॉनसन की हास्यपूर्ण नाटकों को देखकर लोग हंसते थे तथा दुखान नाटकों को देखकर आंसू बहाते थे, लेकिन शैडवेल के नाटकों का प्रभाव विडंबनापूर्ण है। उसके दुखान नाटक देखकर लोग हंसते थे तथा दुखान नाटकों में सो जाते थे। शैडवेल ने अनेक व्यंग्यपूर्ण रचनाओं में कड़वाहट भरने का प्रयास किया, किंतु रचनाएं प्रभावहीन सिद्ध। ड्राइडन बताता है कि शैडवेल के दुष्ट हृदय में कड़वाहट का जहर भरा था। यह उसके व्यंग्यात्मक रचनाओं का मार्गदर्शक था। फिर भी ये रचनाएं प्रभावशाली नहीं थीं। मैक एक आयरिश कवि था जिसकी प्रेरणा शैडवेल का मार्गदर्शन नहीं कर सकती थी। यह व्यंग्यात्मक कविता के अनुकूल नहीं था। इसमें शब्दों के साथ बहुत अधिक खिलवाड़ किया जाता था तथा जटिल संरचना वाली ईस्टर विंग्स तथा दी आल्टर जैसी कविताओं की रचना की जाती थी। इस प्रकार की कविताओं में एक ही शब्द को अनेक प्रकार से प्रयोग करके खोखले ज्ञान का प्रदर्शन किया जाता था, किंतु गहरी संवेदनशील भावनाओं का इसमें अभाव होता था। यदि शैडवेल गीत गाने का शौकीन था तो उसके गीत केवल नीरसता को ही फैलाते थे। ड्राइडन बताता है कि मैक के अंतिम शब्द सुनाई नहीं दिए क्योंकि ब्रूस एवं लॉन्गविल जैसे शैडवेल के पात्र शोर मचाने लगे। उन्होंने मैक का अपमान किया, जिसने गुस्से में अपना सूट उठाकर फेंक दिया। जमीन के नीचे से उठने वाली एक तेज हवा इस सूट को ऊपर उठाकर ले गई। बाद में यह सूट शैडवेल के ऊपर आ गिरा। इसके कारण शैडवेल अपने पिता के मैक की अपेक्षा कई गुना अधिक नीरस हो गया। यहीं पर ड्राइडेंस मैक फ्लैट में समाप्त होता है। धन्यवाद।